Hello everyone, welcome back. So today my topic related to the entrepreneurship creative response to the society problem. So किस तरह से एंटरप्रेन्योर सोसाइटी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो फर्स्ट वन इसमें लेते हैं हम पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू वेल्थ जनरेशन। आप सब जानते हैं कि अगर गरीबी में होती है तो ज़्यादातर लोग डोनेट करते हैं मनी, दूसरों की हेल्प करते हैं। तो इससे बेस्ट जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम एंटरप्रेन्योर बन जाएं और अपनी वेल्थ खुद जनरेट करें। एक एंटरप्रेन्योर लो कॉस्ट रिसोर्सेज से एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकता है और उसके कारण जो है एंटरप्रेन्योरशिप को अपनी स्किल के थ्रू एक वेल्थ अच्छी जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट वन है क्रिएशन ऑफ द पॉजिटिव इन्वायरमेंट। एक एंटरप्रेन्योर बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो सोसाइटी की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके एक नया आइडिया जनरेट करता है। उसका ये पॉजिटिव एटीट्यूड लोगों को आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करता है। आपने अलीबाबा ग्रुप के बारे में सुना होगा। उसके फाउंडर ने डिफरेंट जॉब में इंटरव्यू दिया और काफ़ी टाइम वो रिजेक्ट हुए। बाद में उन्होंने अपना एक एंटरप्रेन्योर शुरू किया और वो बहुत ज़्यादा उसमें सक्सेस हुए। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट का एक एग्जांपल वो सोसाइटी के लिए दे रहा है। थर्ड वन है आपका क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कोई भी व्यक्ति अगर इंटरप्राइज सेटअप करता है तो वो एंटरप्रेन्योर खुद के लिए नहीं बनता है बल्कि लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। वो अपने लिए तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ वो लोगों के लिए भी, जो अनएम्प्लॉय लोग हैं उनको भी रोजगार देता है और सोसाइटी के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसके लिए वो सोल्यूशन एक तरह का है। Entrepreneur by setting up their enterprises become the self-employed also and provide the opportunity of the employment for the society at large volume. ये एक बड़ा एक सोल्यूशन है कि वो खुद के लिए तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता ही देता है बल्कि सोसाइटी के लिए भी प्रोवाइड कर रहा होता है। सोसाइटी के लिए एंटरप्रेन्योर या फिर इंटरप्राइज किस तरह से हेल्पफुल है? इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि वो प्रॉब्लम सोल्यूशन है एक तरह का, किसी तरह का भी नेचर की प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। साथ में वो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन करता है। एंटरप्रेन्योर रिसफल द रिसोर्सेज, यानी कि वो जितने रिसोर्सेज है उसको रिसफल करता है डिफरेंट वे में ताकि सोसाइटी की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है उनको बेस्ट वे में किस तरह से यूटिलाइज करना है वो भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व का वो है सेल्फ सफिशेंसी। ज़्यादातर जो है वो एंटरप्रेन्योर क्या करता है और वेल्थ जनरेशन प्रोवाइड करता है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करता है। वो खुद का खुद ही बॉस होता है, वो दूसरों का बॉस नहीं है, वो अपने हिसाब से अपने डिसीजन लेता है। तो सेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशेंसी क्रिएट करने के लिए एंटरप्रेन्योर बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर इनोवेशन को बढ़ावा देता है क्योंकि जिस तरह की प्रॉब्लम सिचुएशंस अराइज होती है उसमें नए आइडियाज़ निकल के आते हैं। तो सोसाइटी के लिए जो इनोवेशन है, चाहे वो फ्रेश वाटर किस तरह से निकल के आएगा, एंटरप्रेन्योर सोसाइटी की जो प्रॉब्लम होती है डे टू डे लाइफ की उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करता है और इनोवेटिव आइडिया देता है। नेक्स्ट जो सोसाइटी के लिए वो एडवांटेजेस हैं वो गिविंग टू द डायरेक्शन, क्योंकि कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट बनाते हैं और बेच देते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं। और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हैं। वो लोगों के लिए एक सीड प्रोवाइड करने का काम करते हैं, आइडिया देने का काम करते हैं। वो एंटरप्रेन्योर आइडिया देते हैं, आइडिया जनरेट करते हैं, बेच देते हैं और वो आइडिया कोई और खरीद लेता है, उसको और चलाता है। तो इस तरह से भी गिविंग टू डायरेक्शन, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप से डायरेक्शन का काम करते हैं, आइडिया को सॉल्व करते हैं, किसी और को वो हैंड ओवर कर देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप से सोसाइटी में कंपटीशन की भावना बढ़ती है क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी की जो प्रॉब्लम सोल्यूशन का काम करता है तो लोग अपने आप को दोबारा से रीथिंक करने का काम कर देते हैं, दोबारा से सोचने का काम करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से हम सॉल्व कर सके। कंपटीशन इज क्रिएटेड थ्रू द एंटरप्रेन्योरशिप बाय हैविंग एंटरप्रेन्योर और इन द सोसाइटी डिस्टर्बिंग टू बिजनेस। तो किस तरह से बिजनेस हम चला सकते हैं, किसी तरह से जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें रीथिंकिंग कर सकते हैं, नया कुछ चेंज ला के हम ऐड कर सकते हैं, वो इस तरह की भावना को उजागर करता है। एंड लास्ट वन है मेकिंग टू रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी। मेजर जो चैलेंजेस रहता है एंटरप्रेन्योरशिप का या मेजर जो एडवांटेजेस है सोसाइटी के लिए वो इस तरह का है कि जो रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी किस तरह से बनानी है, लोगों को जो सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस तरह से उजागर करनी है,
तो एक एंटरप्रेन्योरशिप एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बनाता है कि सोसाइटी के लिए हम किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं और किस तरह की सोसाइटी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम सोल्यूशन किस तरह से प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं टूल एंड टेक्निक ऑफ क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम एट वर्क। अब हम बात करते हैं कि क्रिएटिव आइडिया आपको किस तरह से आते हैं, ऐसे कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू हम क्रिएटिव आइडिया जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है जिसमें कि मिनिमम जो है वो 6 लोग या मैक्सिमम 12 लोगों का ग्रुप होता है, इकट्ठे आपस में बैठते हैं और दे एक्सचेंज देयर आइडिया फ्रीली, एक दूसरे को आइडिया एक्सचेंज करते हैं, लेकिन उस आइडिया की कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं होती है, उन आइडिया को कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करता है। एंड जब भी हम एक दूसरे के आइडिया को सुनते हैं तो वहाँ से जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन पाने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व हम कर सकें। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि आइडिया जनरेशन का काम होता है। हर इंसान के दिमाग में कोई ना कोई आइडिया होता है। जब अब आप एक ग्रुप को इकट्ठा करके बिठाएंगे तो वो अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। तो इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में कि मिनिमम 6 या मैक्सिमम 12 ही मेंबर्स इसमें रहते हैं और जो ग्रुप है वो किसी न किसी डिस्कशन के ऊपर अपने राय देता है, किसी न किसी प्रॉब्लम के ऊपर अपना आइडियाज़ देगा। और जो आइडिया होते हैं वो रिलीवेंट भी हो सकते हैं, रिलीवेंट भी हो सकते हैं, हम सबको हम कंसीडर करेंगे। बाद में हम उन आइडियाज़ को अपने प्रॉब्लम के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं कि वो आइडिया जो है वो हमारी प्रॉब्लम के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एंड ये जो सेशन है वो 40 to 60 मिनट तक चलता रहता है। डिस्कशन जो है वो 40 से 60 मिनट तक चलती रहती है। अगर आपको लगता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आइडिया जनरेशन करना है, तो जहाँ पे प्रॉब्लम है आप उस जगह पे लेके भी उनको जा सकते हैं, यानी कि टेक ए फील्ड ट्रिप टू विजिट द स्कैन ऑफ द प्रॉब्लम, कि कौन सा प्रॉब्लम है उसको विजिट करवा सकते हैं, वहाँ से भी आइडिया जनरेट हो सकता है। एंड जब भी आप आइडिया जनरेट करते हैं आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए बढ़ावा दें कि आप भी अपने आइडिया शेयर करें। तो सब लोगों के यहाँ पे आइडिया लिए जाते हैं, चाहे वो लॉजिकल है चाहे इनलॉजिकल है, सबको कंसीडर किया जाता है, किसी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं होता है। सेकेंड वन, हम रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग में फ़र्क इतना है कि रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम नेगेटिव पॉइंटर को भी कंसीडर करते हैं। जो मिस्टिक नेचर के प्रोजेक्ट होते हैं, लैकिंग एनर्जी वाले, और फिर तो उसमें जो भी नेगेटिव पॉइंट होता है उसको डिफेंड करना होता है, यानी कि आपको लगता है कि ये चीज़ हम इसमें कंसीडर नहीं कर सकते हैं या ये पॉइंट आइडिया सही नहीं है, तो उसके जो नेगेटिव पॉइंट को, जो रॉन्ग आइडियाज़ होते हैं या नेगेटिव आइडिया है, उस पर हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जो इलॉजिकल होते हैं उसके बारे में भी हम वहाँ से पूछ सकते हैं, उस पर भी क्वेश्चनिंग की जा सकती है। तो बेसिकली देखा जाए रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग एक तरह की इवैल्यूएशन स्टेज होती है। जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर चुके होते हैं, जब हमने आइडिया अपने दे दिए होते हैं, तो ग्रुप आपस में बैठ के ये फाइंड आउट करता है व्हाट इज द रॉन्ग विद ईच आइडिया, सबके आइडिया में क्या गलत है, यानी कि एक तरह का नेगेटिव पॉइंट सबके आइडिया से निकाले जाते हैं और नेगेटिव पॉइंट को एलिमिनेट कर दिया जाता है। और कुछ पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट ऐसे होते हैं जिसपे डिस्कशन की जाती है, जिसपे जो है वो अपने बातें रखी जाती हैं। तो ग्रुप आपस में बैठ के ये चीज़ें जो है डिस्कस करता है। अब रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग हम क्या देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने आइडिया कोई जनरेट किया है, तो उस आइडिया में हम ये देखेंगे कि क्या वो आइडिया कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, क्या वो कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल चाहे वो प्रोडक्ट के फीचर्स हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो, कस्टमर बेनिफिट हो, उसके बारे में डिस्कस करना। साथ में उस आइडिया में कितना रिस्क है वो भी देखते हैं, क्या आइडिया हमारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन वो प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी हम कंसीडर करते हैं। एंड द आइडिया जो है वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्या वो मार्केट स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो आइस ब्रेकर का तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या वो जो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करेगा कि नहीं करेगा। तो इस तरह से उस आइडिया की नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है, नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, उसको कहते हैं हम रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट वन है 6 थिंकिंग हैट्स। सो इसमें क्या है, इन द ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक डेवलप्ड बाय द एडवर्ड डी वोनो, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ग्रुप डिस्कस्ड आर गाइडेड टुवर्ड 6 डिफरेंट डायरेक्शंस। यहाँ पे क्या है, 6 डिफरेंट डायरेक्शन होती है, उसमें हमें
चीज़ें हमारी निकल के आती है। इसमें 6 कलर है। इसमें पहला जो कलर रहता है वो रहता है दिस इज़ 1 2 ब्लू। ब्लू जो है वो मैनेजिंग से रिलेटेड है। सेकंड आपके पास इसमें रहता है वाइट कलर। वाइट कलर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। थर्ड वन कलर रहता है आपका रेड, और रेड कलर आपका इमोशन से रिलेटेड है। फोर्थ वन है ब्लैक। ब्लैक आपका डिसर्नमेंट से रिलेटेड है। एंड द फिफ्थ कलर है आपका येलो। येलो को ऑप्टिमिस्टिक आशावादी से लिया गया है। एंड सिक्स्थ कलर है ग्रीन। ग्रीन को क्रिएटिविटी से लिया गया है। सो सबसे पहले हम चीज़ों को मैनेज करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, इमोशनली थिंकिंग करेंगे, उसके बाद जो है डिसर्नमेंट करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रिस्पॉन्सेज देखेंगे एंड क्रिएटिविटी देखते हैं। तो ये जो एक स्ट्रैटेजी पैटर्न है जिसको हम फॉलो किया जाता है और इसके बिहाफ पे आइडिया जनरेट किया जाता है, प्रॉब्लम की सोल्यूशन की जाती है। नेक्स्ट वन है माइंड मैपिंग। सो माइंड मैपिंग जो है वो रिटर्न वर्क नहीं होता है, इट इज़ जस्ट ए डायग्राम। डायग्राम की तरह आपको एक ट्री बनाना होता है, उस पर हम चीज़ों को पुट करते हैं। तो माइंड मैपिंग जो है एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन स्टॉर्मिंग है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में आप सोचते हैं, रिटर्न का काम करते हैं, लेकिन माइंड मैपिंग में क्या करते हैं, ग्राफिकली टेक्निक होती है अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो आप दिमाग में सोच रहे हो उसका किसी न किसी चीज़ के साथ जो है कम्बिनेशन क्रिएट करना है। सो दिस आइडिया इम्प्रूव द एबिलिटी टू व्यू द प्रॉब्लम फ्रॉम मैनी साइड्स। ये जो आइडिया होते हैं वो बहुत सी चीज़ों के साथ लिंक करके उसकी कोशिश की जाती है, लिंक किया जाता है। इसको हम पेपर में विड्रॉ करते हैं, उसी को ही जो है वो माइंड मैपिंग कहा जाता है। जो हम दिमाग में सोच रहे हैं उसको हमने विड्रॉ करना है, किस तरह से लिंक क्रिएट करना है एक आइडिया को दूसरे आइडिया से। सो इट रिलेट टू द वे द ब्रेन एक्चुअली वर्क rather than throwing out idea in a linear fashion and the brain jump into one idea to another. So हमें एक आइडिया को दूसरी आइडिया के साथ जो है वो उसका कम्बिनेशन क्रिएट करना है। माइंड मैपिंग में सबसे पहले हम पिक्चर्स क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद पिक्चर्स में कुछ सिंबल्स या कीवर्ड्स लिख सकते हैं। एंड जब भी हम विद इन द फ्यू मिनट्स में हमें ये सारी चीज़ें माइंड मैपिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन है ट्रिज मैट्रिक्स। सो ट्रिज मैट्रिक्स की बात करें तो ये एक तरह की रशियन थ्योरी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एंड 1940 में इसको डेवलप किया गया था। ट्रीज इट्स ए 40 ऑपरेटर आर अवेलेबल टू पब्लिक डोमेन फ्री ऑफ द कॉस्ट, उसके थ्रू ये थ्योरी क्रिएट की गई थी। अगर ट्रीज मैट्रिक्स की बात करें, सबसे पहले हम इसमें क्या चीज़ें करेंगे। ट्रीज में मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव एंड सोल्यूशन सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव रहेगा एंड सिचुएशन रहेगी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, बट प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, हमें कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एंड उसको सॉल्यूशंस क्या है। दूसरा क्या है, दिस इज़ द प्रॉब्लम फार्मूलेशन। हम प्रॉब्लम को एक तरह का फार्मूलेट कर लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम मेन चीज़ है क्या, और उसके ऊपर आइडिया सोचने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसके ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि हमारे जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर क्या क्या आइडिया निकल के आ सकते हैं। थर्ड वन है कि हम प्रायोरिटी, डायरेक्शन एंड द इनोवेशन का काम करते हैं। कुछ उस आइडिया में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश करेंगे कि उसमें हम क्या कुछ नया कर सकें। एंड अनदर वन, जब हम कुछ नया निकाल देते हैं, कुछ सोल्यूशन निकाल देते हैं, तो डेवलप टू कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है एंड वो कॉन्सेप्ट हमारे आइडिया से निकल के आएगा। फिफ्थ वन है क्रिएटिव प्लान टू इम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट। जब भी कॉन्सेप्ट बन जाता है उसके ऊपर हम प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। देन उस प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके रिजल्ट को देखेंगे, क्या वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर जो भी आइडिया निकल के आता है उसको इम्प्लीमेंट करके उसके रिजल्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ट्रीज में 6 जो है वो स्टेप रहते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहता है, दूसरा प्रॉब्लम फार्मूलेशन, तीसरा इनोवेशन, थर्ड जो है कॉन्सेप्ट डेवलप करना, फिफ्थ प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन, 6 जो है वो रिजल्ट को चेक करना। तो ये 6 जो है वो कैटेगरी उसमें रहती हैं।
नेक्स्ट मैंने आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम। सम टाइम जो है वो आप क्या करते हैं, हमें पता है ये एक मैं बॉक्स बना रही हूँ, इसमें एक डॉट बना रही हूँ, हमें पता है कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, ये डॉट एक प्रॉब्लम है, हम सिर्फ इसके ऊपर ही फोकस करेंगे, हम बाकी जो चीज़ें हैं जो हमारे बाकी एरिया है उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश नहीं करते हैं। सो आउट ऑफ बॉक्स डिसीजन मेकिंग जो है या फिर एक तरह का प्रॉब्लम सोल्यूशन जो है वो ये रहता है कि हमें जो प्रॉब्लम है उससे बाहर रह के, बाहर निकल के उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है और उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करना है। फॉर एग्जांपल कभी कभार हम प्रोडक्ट में ही चेंजेस करते हैं लेकिन हम एडवर्टीजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं कि वो भी मार्केटिंग को बढ़ा सकती है। सो एडवर्टीजमेंट इज़ द पार्ट ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। नेक्स्ट वन है 6-3-5 मेथड। सो 6-3-5 मेथड में अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की गई है, डिफाइन किया गया है 6, 3 एंड द 5। 6 में बोला गया है द ग्रुप ऑफ पर्सन, इसमें जो ग्रुप रहेगा वो सिर्फ 6 लोगों का रहेगा। एंड 3 में इट इज़ द मीन्स द नंबर ऑफ द आइडिया, आपके पास आइडियाज कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। एंड 5th है नंबर ऑफ द राउंड, आप कितने राउंड्स में जो है वो उन आइडिया को जनरेट करेंगे, 5 राउंड्स आप क्रिएट करेंगे, 5 राउंड के बाद आपके आइडियाज जो है वो जितने भी निकल के आएंगे उसको कंबाइन करेंगे, तो इसको कहते हैं 6-3-5 मेथड। एंड नेक्स्ट वन है डू इट मेथड। अब डू इट मेथड में हम डू एंड इट, इसको इस तरह से लिखा जाता है। डू का मतलब है डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना है कि हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सेकंड वन है ओपन माइंड। जब भी हम कोई प्रॉब्लम हमें निकल के आती है अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रखना है एंड डिफरेंट टेक्निक जो है उस सोल्यूशन में, उस प्रॉब्लम में डालनी है ताकि उसका सोल्यूशन निकल सके। आई का मतलब आइडेंटिफाई द बेस्ट सोल्यूशन। हमें डिफरेंट तरह के सोल्यूशन मिलेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमने बेस्ट सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है। एंड टी का मतलब है ट्रांसफॉर्म द सिचुएशन, हमने उस आइडिया को उस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये आपका डू इट का मतलब है। डिफाइन द प्रॉब्लम, ओपन होके उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना है एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट सोल्यूशन, एंड उसके बाद हमने उसको ट्रांसफॉर्म द सिचुएशन में उसको डालना है। नेक्स्ट वन है आपकी फोर्स फील्ड एनालिसिस। फोर्स फील्ड एनालिसिस का मतलब है दिस अप्रोच फोकस ऑन द प्रैक्टिकलेबिलिटी एंड फिट एंड द आइडिया बेट एंड एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस इट ऑफर। तो एक तरह का जो फोर्स फील्ड एनालिसिस होता है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होता है। प्रैक्टिकली हम जो है वो चीज़ें करके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा है गार्डन मेथड। गार्डन मेथड यानी लिटिल ग्रुप मेथड, एक तरह का ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। कुछ लोग आपस में मिलके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्री एसोसिएशन इस तरह की टेक्निक होती है जिसमें फ्रीली हर कोई अपने एडवाइस देता है एंड जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।